करेले की उन्नत खेती। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं करेले की उन्नत खेती। ज़्यादा अच्छी पैदावार निकालने के लिए करेले की फसल पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस फसल पर वायरस, थोड़ा सा जूम करें, यह जो समस्या आती है, चाहे लीफ कर्लिंग वायरस की बात करें या फिर मोज़ेक वायरस की बात करें, कोकड़ा जो रोग है, यह बहुत ही विशाल समस्या है। और कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वायरस की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यदि हम प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल नहीं चलाएंगे तो यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि यदि बीमारी आ चुकी है, कंट्रोल करना फिर उससे भी बड़ी मुश्किल या फिर मुसीबत हो सकती है। तो इसीलिए जो भी आप क्रॉप लगा रहे हैं, जब भी लगा रहे हैं, आप करेले की खेती कर रहे हैं, यदि आप समय समय पर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव यदि आप स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएं, खासकर रोग आने से पहले प्रिवेंटिव में, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बीमारी को बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा और फसल जब तक हरी भरी नहीं रहेगी, रिजल्ट में हमको कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये मान लीजिए कि पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इसीलिए स्प्रेइंग शेड्यूल आपसे चलाते आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, करेले की आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट वैरायटी 2024 पर आप इन किस्मों को यदि लगाएंगे तो उत्पादन भी बहुत ही शानदार पाएंगे। अब ऐसा नहीं है एक दूसरे खेतों में उत्पादन का फ़र्क आ जाता है, तो वैसे भी कोई भी वैरायटी क्षेत्र के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी बनाई जाती है। तो अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्षेत्रफल जो भी आपका क्लाइमेट्स कंडीशन है एरिया का, उस हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। बाकी आप भारत भर में किसी भी राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ या फिर अन्य स्टेट की बात करें, वहां पर आप आसानी से इन किस्मों को लगा सकते हैं और इन किस्मों से आप अच्छी पैदावार भी निकाल सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी करेले की अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, जिन पर रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा सा कम होता है? करेले की वैरायटी के बारे में बात करें तो एक वैरायटी आती है सिंजेंटा कंपनी की, लिटिल चैंप करके एक वैरायटी आती है। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। जो चैंप वैरायटी है यह भी कांटेदार वैरायटी होती है और इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए हमको मिलता है। नंबर 2, सकाटा कंपनी की एक 7045 वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी है और फल का जो लंबाई है, फ्रूट लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर होती है और यदि वजन की बात करें तो 120 से 130 ग्राम के आसपास फल का वजन देखने के लिए हमको मिलता है। यानी सकाटा की 7045 वैरायटी लंबी, कांटेदार, ग्रीन डार्क रंग की देखने के लिए मिलती है। मार्केटिंग करने में समस्या नहीं आएगी इन वैरायटी की। ईस्ट वेस्ट की प्रगति, अब जो भी ईस्ट वेस्ट की जो भी या फिर जितनी वैरायटी अभी नई भी वैरायटी की बात कर लें तो सभी जो वैरायटी हैं सब एक से बढ़कर एक है। और यदि हम ईस्ट वेस्ट की प्रगति की बात करें, पुरानी वैरायटी है लेकिन है बहुत बढ़िया। क्योंकि उत्पादन में यह वैरायटी काफ़ी अच्छी किस्मों को टक्कर देने में काफ़ी ज़्यादा आगे है। 16 से 18 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है, लंबा कांटेदार फल होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केटिंग डिमांड इस वैरायटी की काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा हम बात करते हैं यूएस की जो 1315 वैरायटी आती है। 1315 वैरायटी काफ़ी किसान लगाते हैं, करेले की वैरायटी है और यह चूहा करेला कह सकते हैं। यानी 8 से 10 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है। यानी छोटे छोटे भरमा वाले करेले या फिर कुछ इलाकों पर, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, पर कुछ ऐसी सिटी होती है जहां पर दोस्तों छोटे करेले की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आपके एरिया में, मार्केट में छोटे करेले की डिमांड है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। 1315 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। 5वें पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है यूएस एग्री सीड्स की SW 810 जो वैरायटी आती है, ये लंबी होती है और कांटेदार हमको फल देखने के लिए मिलता है। तो यह जो चारों पांचों किस्में हैं सभी की सभी कांटेदार वैरायटी हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से पैदावार आप इन किस्मों से निकाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनका जो फल है वो बहुत जल्दी, यानी 1-2 दिन हम लेट भी हो जाए ना तो लाल नहीं होता है, यानी फल जल्दी पकता नहीं है, यानी हरा भरा रहता है और बीज बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। यानी मुलायमपन, चमक, क्वालिटी में तो इन वैरायटी का जो मुकाबला है वो बड़ी यदि हम कंपनी की बात कर लें तो उनको यह किस्में टक्कर देती हैं। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं आपके एरिया में। यह जो वैरायटी है वो कितनी कीमत देखने के लिए मिल रही है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
वो इसलिए क्योंकि अभी हम रेट बताएंगे तो आने वाले समय पर रेट कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे इंक्रीजनेस ही देखने के लिए मिलती है। तो अभी आपके एरिया में यह वैरायटी का रेट क्या चल रहा है हमें कमेंट्स जरूर बता, ताकि अन्य किसानों को भी पता चल सके। तो इस प्रकार वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए। यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो मंडप बनाने की आवश्यकता, बम्बू लगाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से भी खेती कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो साधारण तरीके से भी करेले से अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप बरसात के दिनों पर करेले की खेती कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, बांस विधि से मंडप तैयार करना पड़ेगा, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार जाल जैसे आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार यानी मंडप तैयार आप कर सकते हैं। बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, 1500 से 1600 बांस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब करेले की आप खेती कर रहे हैं तो जो मंडप है वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के दिनों पर मंडप विधि से करेले की खेती करेंगे तो ज़्यादा आपको आमदनी मिलेगी। अब मंडप विधि से यदि आप करेले की खेती करें तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। अब देखिए करेले की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो इस समय बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ऑर्गेनिक खाद का, देसी खाद का, जैसे गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। बरसात के लिए खरीफ सीजन में 3 से 4 ट्रॉली 1 एकड़ में गोबर की खाद पूरे में फेंक करके एकदम खेत की तैयारी कराएंगे तो रासायनिक खादों का प्रयोग आपको कम करना पड़ेगा। इसी समय आप चाहें तो सरसों की खली 1 क्विंटल या फिर 50 किलोग्राम भी फेंक सकते हैं। और पीएच वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आपकी सॉइल की अधिक एल्कलाइन है, तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि 20 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम जिप्सम बुआई के समय आप प्रयोग करेंगे तो फिर जो बढ़वार है वो काफ़ी शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगी। करेले की फसल पर इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, विषय है, वो है स्प्रिंग शेड्यूल। क्यों? क्योंकि करेले की फसल पर जो डिजीज़ मैनेजमेंट है, जो स्प्रिंग शेड्यूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवश्यकता अनुसार आप 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खरीफ सीजन पर जैसी बरसात हो उस हिसाब से, यानी जो आपका पौधा है करेले का, उसके नीचे की यदि आप मिट्टी खुदेंगे या फिर निकालेंगे या लड्डू बनाकर आप उछालेंगे और वापस से हाथ पर आकर यदि फूट जाता है तो ठीक है, यानी आप लड्डू बना रहे हैं और फूट नहीं रहा, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको पानी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, यानी हिसाब से हल्की हल्की सिंचाई करिए। इससे से ज़्यादा जो मूसली जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ी होती हैं, उनका बढ़ावा हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। स्प्रिंग शेड्यूल की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो करेले की फसल पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इसके लिए देखिए कम स्प्रे करना पड़े तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप आपको लगाना चाहिए। येलो और ब्लू ट्रैप आप लगाइए दोस्तों, और खेत के चारों साइड ग्रीन नेट जरूर खींच लीजिए और एक लाइन गेंदे की चारों साइड लगा लीजिए। यह ट्रैप की भांति काम करेगा, तो यह काम करें। और साथ साथ जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो उस समय फ्रूट फ्लाई के लिए और फल मक्खी के लिए ट्रैप आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़ेद मक्खी के लिए पीला ट्रैप है, और थ्रिप्स के लिए, रस चूसक कीटों के लिए आप नीला ट्रैप, और फल मक्खी के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना चाहिए। इन सब के बावजूद भी कुछ आपको स्प्रिंग शेड्यूल चलाने पड़ेंगे समय समय पर, यानी आपकी फ्लावरिंग ड्रॉपनेस भी ना हो, पीलापन की समस्या भी ना रहे, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और तरह तरह की जो बीमारी आती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, और खासकर कोकड़ा जो रोग है, जो कर्लिंग वायरस की समस्या आती है, और चाहे पाउडरी डाउनी, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी करेले की फसल पर परेशान करते हैं। और फल को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली, सुंडी, थ्रिप्स, इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनके लिए कंट्रोल के लिए और पीलापन दूर हो और अच्छी उपज, बेहतरीन प्रोडक्शन निकालने के लिए हमको समय समय पर स्प्रिंग शेड्यूल चलाना पड़ेगा, जिसमें फंगिसाइड, कीटनाशक, टॉनिक भी समावेश हम करेंगे। तो करेले की फसल पर जो स्प्रिंग शेड्यूल है वो 15 लीटर की दर से साझा करेंगे। फर्स्ट जो स्प्रे है 18 दिन की फसल होती है तो कीट फंगस का प्रकोप दिखना शुरू हो जाता है। तो प्लांटेशन से या फिर बुआई से 18 दिन की जब फसल होती है तो इस समय कार्बेंडाजिम 50%, WP फंगिसाइड आती है 50 ग्राम, और इक्तारा इंसेक्टिसाइड, अब इक्तारा में थाइमोथोक्सोम है, इसको 10 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रिंग करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे करेले की फसल 25 से 30 दिन की
होती है प्रोफेक्स सुपर 25 ml और एक ईसाबियोन टॉनिक जिसमें अमीनो एसिड की मात्रा अच्छी हो। ईसाबियोन टॉनिक भी आप ले सकते हैं 25 ml। प्रोफेक्स सुपर इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 25 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर जब 40 दिन के आसपास की फसल हो तो यूपीएल की लांसर गोल्ड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और एसिफेट का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम लेना है और डुपॉन्ट की कर्जेट आपको 50 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। करेले की फसल और मिर्च की फसल या फिर जिन फसल पर वायरस ज़्यादा आता है उन पर हमको वीकली या फिर 10-10 दिनों के अंतराल पर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना पड़ता है। 50 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो 5वें स्प्रे पर Z78 फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम, फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml और एसिटाइप्रेट 20% SP इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि बरसात का समय हो और थोड़ा सा आपको फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए हो तो आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना ज़रूर चाहिए, इससे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। 60 दिन के आसपास की यानी 2 महीने के आसपास की जब हमारी फसल हो तो इस समय एमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम और टाटा की फंगिसाइड आपको लेना 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो फलों को नुकसान पहुँचाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। क्योंकि 50-60 दिन की फसल जब हमारी करेले की होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसी समय कुछ फंगस का प्रकोप भी होता है तो टाटा की ताकत फंगिसाइड बहुत अच्छा काम करेगी। 70 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो 7th जो स्प्रे है इसमें बायर कंपनी की सोलिबन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 से 12 ml और इसके साथ धानुका की कोनिका फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। करेले की फसल पर जो 8वां स्प्रे है 80 दिन की आसपास की फसल होती है तो एमस्टार टॉप फंगिसाइड आपको लेना है 20 ml, सीएप्टोन 10L टॉनिक जो कि फसल को हरी भरी करेगी आपको 30 ml लेना है, अली का फंगिसाइड 15 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रेइंग करना चाहिए। तो ये थे 80-90 दिन के आसपास तक के स्प्रे। आप चाहें तो आप जैसे एमस्टार टॉप फंगिसाइड को रिपीट कर सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी यदि कंट्रोल नहीं हो रही है तो एसिटाइप्रेट से कंट्रोल यदि ना हो, ऐसी कंडीशन पर आप एक काम कर सकते हैं जैसे BASF कंपनी की सेफीना आती है या फिर GSP कंपनी की SLR 525 दवाई आती है। दोनों में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप करके सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकती है यदि कंट्रोल के बाहर की बात हो। क्योंकि जो वाइट फ्लाई है वो बहुत छोटी रहती है। जैसे राई का दाना रहता ना दोस्तों, बड़ा वाला राई का दाना, उतना साइज उतना छोटा साइज वाइट फ्लाई का रहता है। यदि हम सही तरीके से और पत्तों के निचले साइड इसका बार रहता है, यानी जो अटैक रहता है वाइट फ्लाई का वो पत्तों के पीछे साइड नीचे साइड रहता है। तो ऐसी कंडीशन पर शाम के समय हम यदि उसको पलटा कर देखेंगे मोबाइल में, ऐसा हम उसको थोड़ा सा करेंगे तो यदि हमारी फसल पर किसी भी कीट का प्रकोप है तो वो हमको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन पर आसानी से थ्रिप्स हो या फिर वाइट फ्लाई हो या फिर माइट्स हो आसानी से दिख जाती है। तो माइट्स के भी हमको समय समय पर स्प्रे लेने पड़ेंगे। जैसे माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यदि आप चाहें तो ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हैं, एवासीन का स्प्रे कर सकते हैं, ओमाइट का भी स्प्रे कर सकते हैं। एवासीन भी काफ़ी अच्छा काम करती है क्योंकि करेले की फसल पर रेड माइट्स और येलो माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो करेले की फसल पर आपको प्रोटेक्शन या फिर यूँ कहा है कि प्रिवेंटिव में थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको जो भी दवाइयों के नाम हमने बताए हैं इनको बदल कर आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। अब जरूर नहीं कि सेम टू सेम आप फॉलो कर लें, बल्कि ऑब्जर्वेशन करें, विवेक लगाएं और अपनी फसल को देख करके, फसल को पढ़ करके, यानी जो बीमारी है उनकी पहचान करके स्प्रेइंग लेंगे तो फिर कम और सस्ते खर्च पर बहुत अच्छे से करेले की फसल तैयार भी हो जाएगी और आमदनी भी काफ़ी अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको करेले की खेती करनी चाहिए। अब खाद का शेड्यूल आने वाली वीडियो पर आने वाली जो भी न्यू पार्ट्स हैं उन पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करेले की खेती ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि कड़वे करेले के जो रेट है वो हमेशा 12 महीने अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और यदि आप बरसात पर करेले की खेती का प्लान कर रहे हैं तो करेले की खेती बरसात पर भी आप कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।